हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो आपका फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स यानी कि जो आंकिक उदाहरण है उसको हम समझने वाले हैं। क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आएंगे वो मैंने खुद से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और खुद आपकी कुछ बुक्स से लिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक बुक सब मिला करके, और खुद मैंने अपनी तरफ से बनाया है। हो सकता है नए तरीके के क्वेश्चन भी आ जाए, तो पुराने को तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन हम अगर कुछ नया पढ़ेंगे तो मान लो अगर नया क्वेश्चन आया तो हम चुटकी से कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और आप एक काम करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। क्वेश्चन नोट नहीं करिएगा, बस केवल प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। आपसे ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है और अति लघु में भी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें कितने अब जो है आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें ये आ सकता है 1 नंबर में, या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये 2 नंबर में आ सकता है। तब आप वहां पे कैसे लिखोगे, कुछ लिखने का तरीका मैं बता दूं। देखिए आप क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लिखेंगे वहां पे डायरेक्ट अनंत ना लिख करके आप लिखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत पहले आप हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में से अनंत का आप साइन बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि अनंत होती है, ठीक है। तो इतना आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जितना जरूरत है बस उतना ही लिखिएगा, ज्यादा भी एक्स्ट्रा करना ठीक नहीं होगा। इतनी बात समझ गए। चलो दूसरा सवाल हम हल करते हैं, पहला हो गया डन। चलो दूसरा देखो, 160 मीटर वाला व्यक्ति यदि अपना चित्र समतल दर्पण में देखना चाहता है, समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो पूछा क्या है आपसे कि उस समतल दर्पण की मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए। मतलब कि वो मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई क्या है, मान लो तुम ही हो इसमें से कोई एक, जिस आपकी लंबाई क्या है 160 मीटर है, ठीक है। अब आप खुद को एक समतल दर्पण में देख रहे हो, तो आप पूरा अपने चित्र को देख सको, तो इसलिए समतल दर्पण की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। मतलब कम से कम इस जो है दर्पण की ऊंचाई या फिर लंबाई, हाइट कितनी होनी चाहिए कि आप अपने पूरे चित्र को पूरा पूरा फुल उसमें देख सको। तो याद रखिएगा कि जितना वस्तु होता है, वस्तु की जितनी लंबाई होती है, और अगर आपको पूरा पिक्चर आपको दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में, तो उस दर्पण की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, h/2। मतलब क्या है, जितना भी उसके सामने वस्तु रखा जाएगा जितने मीटर का, उस दर्पण की मिनिमम उतनी उसके हाफ की लंबाई होनी चाहिए। अगर वस्तु की लंबाई h है तो उस दर्पण की लंबाई h/2 होनी चाहिए मिनिमम। ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन जो कम से कम है वो जो है वस्तु की आधी होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो सकता है, जैसे आप कैसे देखोगे, सामने कितना भी आप चित्र देख लो, कितना भी बड़ा आपके सामने शीशा लगा, आप उसमें से अपने आप को देख सकते हो, लेकिन आपकी हाइट का वो बड़ा है, लेकिन वो आपकी हाइट से आधे से कम नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें नहीं देख पाओगे अपनी फुल पिक्चर को। समझ आया। तो आपसे ये न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, और यहाँ पे वैल्यूज अलग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 160 लिखा है, तो वहां पे कुछ भी दे सकता है, h दे सकता है, यहाँ पे 360 दे सकता है, 100 दे सकता है, 50 दे सकता है। मतलब एग्जामिनर के मन के ऊपर है वो कितना वैल्यू वहां पे आपको देगा, लेकिन समझ के सवाल को हल करेंगे तो चाहे जितना भी बड़ी वैल्यू हो आप तुरंत कर लेंगे, और इतनी भी बड़ी वैल्यू नहीं दी जाएगी, मुश्किल से 200 तक की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज इतना ही है, इसके अलावा जो है अगर कोई भी समझ जाएंगे आप सवाल को तो आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो दूसरा सवाल भी हो चुका। तीसरा सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर पार्श्व उत्क्रमण का विरोध करते हैं। अब अगर आपको पता है डेफिनेशन पार्श्व उत्क्रमण की, तो आप इस सवाल को तुरंत से हल कर लोगे। कैसे, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, जब किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब सामने अगर वो चीज ऐसी रखी है, अगर मान लीजिए सामने यहाँ पे कुछ निशान लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एरो का, या फिर कुछ ऐसा निशान है जिसमें दर्पण में आप देखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा हमें, तो यही होता है क्रिया पार्श्व उत्क्रमण की। तो पूछा गया है कि ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो कि ये रिप्रेजेंट जो है विरोध करते हैं। मतलब
अगर उसको हम दर्पण के सामने देखेंगे तो दर्पण में बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा, ना कि हमें उल्टा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो हमें सेम वही दिखता है। लेकिन उन सभी लेटर्स को छोड़ करके बाकी सब लेटर्स ऐसे होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमण की क्रिया करते हैं और हमें दिखते भी हैं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर ऐसे होते हैं बच्चों जो पार्श्व उत्क्रमण का विरोध करते हैं, मतलब उसमें पार्श्व उत्क्रमण क्रिया होती है लेकिन वो हमें उस अक्षर की स्ट्रक्चर की वजह से दिखाई नहीं देती है। समझ आया? तो देखेंगे, आपको पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर पार्श्व उत्क्रमण का विरोध करते हैं, तो कुल कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर है। कौन कौन से हैं चलिए लिख लेते हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है नाम सभी का, तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ए हो गया, उसके बाद जो है HIMOT, AHIMOT ठीक है। ये सारे जो है लेटर्स क्या करते हैं? पार्श्व उत्क्रमण का विरोध करते हैं। इनमें होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर आप इनको मिरर पे देखोगे तो जैसा है मिरर में हमें वैसा ही सामने दिखाई देगा। अच्छा, मान लो अगर ये P लिखा हुआ है, अब इसके सामने अगर मान लीजिए हमने क्या रख दिया है? मिरर को रख दिया है, समतल दर्पण को, तो ये P कैसा दिखेगा? इसमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। समझ आई बात? तो 11 को छोड़ करके बाकी जितने बच गए उनमें पार्श्व उत्क्रमण होता है लेकिन इन 11 में नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यदि हम P को, देखो सामने क्वेश्चन भी है, यदि हम P को समतल दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा? तो P यहाँ पे ऐसा है तो P इसमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे B लिखा है, B के सामने अगर समतल दर्पण रखें तो B कैसा दिखेगा? जस्ट ऐसा दिखेगा। अब ट्रिक कैसे याद करोगे? अब आपको हर लेटर्स नहीं याद करनी है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे उसको पहचान सकते हो, कौन सा आंसर सही होगा। देखिएगा, जो यहाँ पे दर्पण के इधर जो चीज आपको दिखाई देगी, जस्ट यही चीज दर्पण के, जब आप दर्पण के में देखोगे तो यही वाला चीज पहले दिखाई देगा और जो यह पहले चीज लिखी है वो चीज बाद में दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बी में हम ये वाला लाइन काट दे तो कैसा बन रहा है? 3 जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर भी काट दो तो 3 जैसा बन रहा है। तो ये जो 3 आपको जैसा बनता दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे पहले दिखेगा और ये जो लाइन बन रही है बी वाली, तो ये वाली बाद में दिखेगी, ठीक है। ऐसे यही होता है ट्रिक पहचानने का। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है Q, अब Q कैसे पहचानोगे? मान लो ये दर्पण है तो Q कैसे पहचानोगे? ये जो लाइन नीचे दिख रही है आपको पहले दिखेगी ऐसे, और बाकी जो है ऐसे, ठीक है। ऐसे समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे J, तो दर्पण सामने है तो कैसा दिखेगा J? तो जो यहाँ पे जो दर्पण के नजदीक है वो यहाँ पे पहले दिखेगी, तो ये वाली लाइन पहले दिखेगी ऐसे, और ये जो ये वाला लाइन है वो बाद में दिखेगा, तो हमें ये J ऐसा दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो सारे लेटर को आप पेन कॉपी ले लो, ट्राई कर लो, नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलना, मैं आपको सारे लेटर का एक वीडियो बना दूंगी, तब आपको दिखा दूँ करके, ठीक है। चलिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, भले ही वीडियो बड़ा बन जाए लेकिन आपको हर चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए 4 सवाल हो गया, इतना समझ में आया। चलो अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। अगर इनमें से आपको नहीं समझ आया तो आप 1-4 करके वहां पे डाउट लिख दीजिएगा और डाउट कौन से क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले वाले, एक ही फॉर्मूला है वो भी इसमें अल्कनियम, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेज बेसिस पे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए पहले से प्रिपेयर होके रखिए। चलो फिर 6वां सवाल देखो, आपके बोर्ड पेपर में जितना क्वेश्चन पूछे जाने की औकात है ना, उससे मैं कहीं ज्यादा आपको करवा रही हूँ, ताकि आप कुछ भी सवाल आ जाए, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मैं अपने तरफ से दावा पूरा करके पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दो। चलो 5वां सवाल देखते हैं। एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? अब आप इस सवाल को जब एक बार पढ़ोगे तो एक बार बहुत तगड़ा सा डाउट होगा आपको, सवाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये बताओ, क्वेश्चन ध्यान से समझो। समतल दर्पण है, उसके सामने एक पेंसिल रखी है, पूछा गया है वो पेंसिल की जो लंबाई वो 5 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण में जो पेंसिल की चित्र बनेगा उसमें कितनी लंबाई का बनेगा? तो क्या आंसर होगा? ये कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस अपना लगाओगे तो तुरंत आंसर निकालोगे।
अच्छा ये बताओ, जब आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो या आप अपने घर में ही मिरर को देखते हो, बहुत मान लो बड़ी सी एक मिरर है, ठीक। अब आप उस सामने खड़े हो गए तो क्या अपनी लंबाई उसमें कुछ चेंज होगी क्या? नहीं ना। जितने बड़े आप हैं उतनी बड़े तो उसमें दिखेगी, आप तो उसमें छोटे थोड़ी दिखेंगे। तो आंसर क्या रहेगा इस सवाल का? 5 सेंटीमीटर। जितना पेंसिल की लंबाई है दर्पण में उतनी ही लंबाई की हमें पेंसिल दिखाई देगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 सेंटीमीटर। और देखो बच्चों, फिजिक्स में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चीज लिखें तो उसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा। इस पे खास जो है ध्यान देना है आपको। और सवाल लगा रहे हैं तो इक्वल लगाना भी मत भूलिएगा। इन दोनों चीजों पे एग्जाम में बहुत ज्यादा टारगेट करके क्वेश्चन आपका चेक किया जाता है। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा है, पूरा सवाल मान लीजिए 5 नंबर का है, आपने 5 नंबर का पूरा सवाल लगा दिया, बराबर अच्छे से नहीं लगाया है और मात्रक नहीं लगाया है, अगर सवाल 5 नंबर का है तो समझ लो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। इतना जो है वो वैल्यू होती है मात्रक की, इसीलिए मात्रक बिल्कुल याद रख के लगाइएगा। पूरा सवाल लगाने के बाद, पूरा पेपर हल करने के बाद एक बार कॉपी रीचेक जरूर करिएगा मात्रक के लिए कि आपने कहाँ मात्रक लगाया है, कहाँ नहीं लगाया है, कहाँ इक्वल टू लगाया है, कहाँ नहीं लगाया है। इन दोनों चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वही बच्चे आगे निकलते हैं या उन्हीं बच्चों के परसेंटेज बढ़िया बनते जो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। और कॉपी कैसे लिखनी है मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां जाके आप देख लीजिए कि आपको कॉपी लिखनी किस तरीके से है। मैंने सब चीजें उसमें बताई हैं। अगर आप उतनी सारी स्टेप, 5 स्टेप मैंने बताया, अगर आप सभी को फॉलो करते हो तो समझ लीजिएगा कि बेस्ट आपका कॉपी रहेगा सभी में से। चलिए अब देखो छठा सवाल देखो। लेकिन ऐसा मत करना कि ये जो मैंने आपको बताया है आप किसी को बताइए ही मत, आप अपना बेस्ट रखना चाहते हैं। नहीं भाई, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। सारे बच्चों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो शेयर करो इसी बात पे। चलो छठा सवाल देखो, ये आपके सामने चित्र दिया है जो कि फॉलो करता है क्या? नियम। 2 नियम है, आप दोनों अपने नियम को अपने मन में दोहराइए। सवाल पूछा जा रहा है, ये चित्र बना हुआ है। अब मैंने क्वेश्चन पूरा फुल टू नहीं लिखा है, चित्र आपके सामने है, बताना है आपतन कोण आई का अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा। समझ आ रहा है सवाल? तब आप सारे बच्चे 95% बच्चे देखो क्या करेंगे, सब फटाक से क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण है 60 डिग्री, अपवर्तन कोण है 30 डिग्री। साइन 60 और साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। फटाफट से सॉल्व करेंगे। लो भैया हमारा आंसर आ गया। पूरा पूरा गलत है, ये ऐसे नहीं करना है। सवाल देखो क्या कहा जा रहा है, आपतन कोण आई का अभिलंब के साथ बना कोण आपको बताना है। अभिलंब क्या है? ये जो नीचे वाली लाइन है ये है आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण आर। तो ये जो अभिलंब है इस आपतन कोण का इसके साथ क्या एंगल बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। और आपतन कोण की वैल्यू 60 दे रखी है। जब ये यहाँ पे है और इसके साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। 60 कोण दे रखा है, बच गया कितना? 90 में से 60 घटाओ, कितना आएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। सवाल समझ में आया? एक बार फिर से समझो। बोला गया है जो आपतन कोण है आई, इसका अभिलंब के साथ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन आपके सामने दिख रही है, ये है इसका अभिलंब। अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा? तो टोटल ये किसका साइन होता है? 90 डिग्री का। 90 में से 60 पहले से ही दे रखा है, तो बचा कितना? 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो पूछा जाएगा, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो 30 डिग्री। अगर मान लो यहाँ पे आपतन कोण ना दे करके अपवर्तन देता तो यहाँ पे आप आ जाते। तो टोटल कितना है? 90। 30 पहले से दे रखा है, तो बचा गया ये वाला, बच गया। बचा कितना? 60 डिग्री। सवाल अब कर लोगे? इस ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे ना? ठीक है, खुद से प्रॉमिस करो, कर पाओगे कि नहीं? कर लोगे, वेरी गुड। तो इस सवालों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब आपसे पूछा जाए कि जो है स्नेल के नियम से या फिर आपतन कोण और जो है अपवर्तन कोण, इनका मान बताइए, तब आप ये वाला स्नेल का नियम लगाएंगे। साइन आई बटे साइन आर। साइन आई की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, तो साइन 60। आर की वैल्यू क्या है? 30, तो साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर नीचे ले आओ, √3 × 2 अपॉन 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? √3। √2 की वैल्यू क्या होती है? पिछली वीडियो में बताया था 1.414। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया आपको? सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा बाहर आपको कुछ भी, एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा।
अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो इसके अलावा आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा पूरा चैलेंज है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सवाल को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट नहीं करना तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।